एक एक लाइन बोलते हैं, एक लाइन नाम बोलती है और एक लाइन सुनना। स्टार्ट। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ आनंद पथ जो एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन ने एक बहुत नेक और बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो शुरुआत है डॉक्टर अंबेडकर पाठशाला। जी हाँ, ये पाठशाला यहाँ पर जाटव धर्मशाला से शुरू हुई है। मैं जानना चाहूँगा सर, आज जो ये पाठशाला यहाँ पर उसका भीम आरंभ हुआ है, उससे आपको कितनी खुशी हो रही है? नहीं, मेरा नाम भगवान दास नागर है। मैं आनंद पथ फाउंडेशन में सचिव के पद पर हूँ जी। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो ये आज शुरुआत की है, उसके लिए हम बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। इस खुशी को क्या आप दूसरे के साथ भी बांटना चाहेंगे? मेरा नाम हरप्रीत वालिया है जी। मैं आनंद पथ फाउंडेशन के अंदर में मेंबर हूं और मैं इस शुभ दिन के ऊपर में राजकुमार आनंद को और केएन जी को और बाकी सारे मेंबर्स को कांग्रेचुलेशन देता हूं जी। कितने लोग आप यहां पर पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कितने आ सकते हैं? देखिए, मैं भोपाल सिंह जाटव से जॉइंट सेक्रेटरी आनंद पथ फाउंडेशन। सबसे पहले मैं हमारे फाउंडेशन के हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं राजकुमार आनंद जी को, जो बाबा साहब का सपना था शिक्षा, उसका जो मूर्त रूप आज छठा पड़ाव पूर्ण किया है, सभी तक की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। अधिक से अधिक संख्या में हम कोशिश करेंगे छात्र यहाँ का लाभ ले सकें जी। छात्रों में क्या गर्ल्स या बॉयज़ या कोएड, ये दोनों तरीके के लोग यहाँ पर एजुकेशन लेंगे? हाँ, दोनों पक्ष के जो है, लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि बराबरी का दर्जा उनका है। मैं तो चाहूँगा कि भी लड़की सबसे आगे जो है यहाँ पर आएँ और उनको उच्च से ज़्यादा, क्योंकि लड़की जो है कि दो परिवार को पालती है, दो परिवार का एक हिस्सा होती है, एक अपने माँ बापों का और दूसरा ससुराल का। क्योंकि जितनी शिक्षा मिलेगी तो वो आगे भी जल कर उनको बढ़ाएगी आगे जी। क्या आनंद फाउंडेशन का ये जो पाठशाला आज खुल रही है, वो पेड होगी या फ्री होगी? जी, मैं दीपक सिंह कोषाध्यक्ष आनंद पथ फाउंडेशन का। ये बिल्कुल पेड नहीं होगी, ये निःशुल्क होएगी। और आज मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये छठी पाठशाला खोली गई है और आगे भविष्य में ये संख्या हमारी 600 तक पहुंचे। सफ़र कठिन है मगर नामुमकिन नहीं है जी। क्या ये जो पाठशाला आपने खोली है सर, इस पाठशाला में SC ST OBC माइनॉरिटी होंगे या सारे भारत के कोई भी जाति और प्रांत के लोग हो सकते हैं? ये जो अंबेडकर जी को मानेगा, जो अंबेडकर जी के विचारों से सहमत होगा, वही इसमें एडमिशन लेगा और वही हमारा अति गरीब था। जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत है वही इसमें रहेगा जी। क्या आपको लगता है कि सारे लोग डॉक्टर BR अंबेडकर से सहमत होकर के इस पाठशाला में आएंगे? मैं वीना आनंद, पटेल नगर से विधायिका, एक्स MLA। मुझे लगता है कि आना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और शायद अभी तक आया भी नहीं है और लोग आएंगे, जुड़ेंगे जी। आपने 6 पाठशालाएं अभी तक खुल चुकी हैं, कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं उसमें? इन 6 पाठशालाओं में लगभग अभी 100 बच्चों के करीब आ चुके हैं और ये छठी पाठशाला है। इसमें लगभग अभी 35-40 बच्चों ने एनरोल कर चुके हैं और हैं अभी। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होंगे वो कितने पढ़े लिखे होंगे? मैंने पहले भी आपको कहा है और हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रखेंगे यहाँ पर, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को अच्छी लर्निंग हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। सर, ये जो पाठशालाएं चल रही है, इनका जैसे कि वह चलता है, स्कूल में सर्वे वगैरह होता है, तो इसका सर्वे का क्या एक कैटेगरी रखा है? हाँ, हमारा सर्वे सीधा सा है। जो हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, तो हमारे साथ ही हम सब लोग जो कमेटी के लोग हैं, वो हम क्षेत्र में जाते हैं और अपने लोगों को ये बताते हैं कि भी आपके बीच में एक कोचिंग सेंटर खुल चुका है, अपने बच्चे को भेजें। हमारे जो पैम्पलेट का भी माध्यम है, उनके बीच में हम भेजते हैं और जितने अधिक से अधिक जो है वो लो इनकम ग्रुप के बच्चे हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं जी। और हाँ, जो टीचर आप अपॉइंट करेंगे, क्या वो आस पड़ोस के उसी क्षेत्र के होंगे या दूर दूर क्षेत्रों से भी आ सकते हैं? मैं राहुल भास्कर, संयोजक आनंद पथ फाउंडेशन। हमारा प्रयास वैसे तो ज़्यादातर ये रहेगा कि हम अपने इर्द गिर्द अपने जुड़े हुए लोगों में से ही कुछ शिक्षित पढ़े लिखे युवा जो हैं, युवा युवती जो हैं, उन्हें ही प्रोत्साहित कर सकें कि वो अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएं। बाकी बाहर से भी प्रयास रहेगा जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो टीचर्स यहाँ पर आएंगे वो फ्री में एजुकेशन देंगे या पेड होगी? नहीं, अभी पीछे भी अभी PC हुआ है, उसमें साफ बताया गया है कि उनको कोई ना कोई हम कंट्रीब्यूट करेंगे उनको और उनका सहयोग लेंगे हम पूरी तरह से।
और कहीं ना कहीं उनको जैसे सरकार की तरफ से उनको कहीं सर्विस नहीं मिल पाई है तो अपनी तरफ से वहाँ कोई ना कोई धनराशि उनको प्रोवाइड करेंगे। जी, आप क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आर्थिक मदद लेंगे क्या? मेरा नाम धर्मराज बेरी है। मैं आनंद पंथ फाउंडेशन के मैं एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं। देखो, अगर सरकार कोई मदद देती है, जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी राजेंद्र गौतम जी आए थे, उन्होंने कहा था कि समाज कल्याण विभाग जो है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई की सहायता के लिए सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है, और नहीं भी होता है तो हमारा आनंद पंथ फाउंडेशन इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएगा। धन्यवाद जी। गली पाठशाला वाली में आपकी करोल बाग में ये खुला है, क्या करोल बाग की समिति भी इस पाठशाला में कोई अपना रोल निभाएगी? मैं मुकेश गांधी, संयोजक आनंद पंथ फाउंडेशन। पूरी कोशिश यही रहेगी हमारे क्षेत्र की और भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस क्षेत्र में जुड़ी हुई कि उनका भी सहयोग लिया जाए और इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। जी, आपने अभी ये बताया था कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर आएंगे और ज़्यादातर जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनकी बातों को भी यहाँ पर बताया जाएगा। जब सर्व समाज के लोग आएंगे तो क्या उनके समाज के लोगों की भी बातों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा? बेसिकली आनंद फाउंडेशन जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रही है। हमारा मेन उद्देश्य होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा लोगों तक पहुँचाना। इसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। वैसे ये जाटव पंचायती भवन ट्रस्ट का जो भवन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारा पूरा सहयोग आनंद फाउंडेशन के साथ है। जी, जाटव भवन जो यहाँ पर है, क्या वो जो अपने रूम दे रही है वो फ्री देगी या पेड देगी वो पढ़ाने के लिए? सर, मैं इस जाटव पंचायती भवन का कैशियर हूँ और आनंद फाउंडेशन पथ फाउंडेशन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो हमने जो इधर का रूम दिया है, जैसे कि ये जो भवन जो है पहले कन्या पाठशाला हुआ करती थी, किसी समय पे कन्या पाठशाला हुआ करती थी, उसी तरीके से इस गली का नाम भी कन्या पाठशाला वाली है। आप ये रूम फ्री देंगे या? मैं वही बता रहा हूँ, इसमें हमने इनसे कोई भी वो अपने तरफ से कोई भी कुछ नहीं रखा है। ये जो हम दोनों ने मिलके ही हमने इसकी स्थापना करी है। इनसे हम कोई पैसे नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं ले रहे। जी, डॉक्टर अंबेडकर पाठशाला जो आज यहाँ पर खुली है करोल बाग में, इस करोल बाग की जो समिति है उसने भी ये फ्री करा है और एजुकेशन भी फ्री है और अपने महापुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी बातों को आगे लाने के लिए ही यहाँ पर ये पाठशाला खोली गई है। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा सर, क्या आपके करोल बाग की जितनी भी RWA है वो आपके साथ है इस पाठशाला में? देखो जी, मैं RWA के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं समाज के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। समाज पूरे दिल से, तन और बदन से, इसके पूरे सहयोग से साथ है और जाटव पंचायती भवन के साथ साथ ये मानकपुरा क्षेत्र और करोलबाग क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र के निवासी हैं वो सारे के सारे साथ में हैं। जी, मानकपुरा क्षेत्र करोल बाग में आज एक इतिहास रच दिया गया है, जो बाबा साहब का एक मंत्र था, शिक्षित बनो और शिक्षित रहो और शिक्षित करो। आज यही मंत्र यहाँ पर पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं सभी को कहूँगा कि अगर किसी का कोई बच्चा गरीब हो, बिना पैसे या आर्थिक रूप की वजह से अगर कोई एजुकेशन नहीं ला पा रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर पाठशाला में जो जगह जगह खुल रही है, आप वहाँ पहुँचें। मैं मिलेंद्र गौतम, करोल बाग। जय भीम, नमो बुद्धाय। 15 सितंबर इसी साल 2018 में हमने शुरू किया, जिसमें राजेंद्रपाल गौतम जी को हमने क्रांतिकारी जय भीम। आनंद पथ फाउंडेशन 15 सितंबर 2018 को शुरू की गई और इसके पैटर्न श्री राजेंद्रपाल गौतम समाज कल्याण मंत्री हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ये क्यों खोली गई, आखिर इसकी समाज में ज़रूरत क्यों पड़ी, या हमारा इस तरफ विचार, इसका आइडिया, इसके पीछे कारण क्या था। कारण यही था कि सरकार ने 10 साल पहले एक नो डिटेंशन पॉलिसी चालू की थी कि किसी बच्चे को हम पहली से 8वीं तक फेल नहीं करेंगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि जब वो 9वीं में आए तो 60% बच्चे फेल हो गए, और उन 60 में से नहीं, टोटल 60 में 40% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या
अति गरीब बच्चे थे, और हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो अति गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट ही है। और तो एक तो कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि बहुत सारी कम्युनिटीज़, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, धर्म हैं, उनके अपने अपने स्कूल्स हैं। सिखों के अलग स्कूल हैं, मुस्लिमों के मदरसे हैं, जैनों के अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। लेकिन हमारे स्कूल बहुत कम देखने में आए। तो स्कूल बनाने की हैसियत हमारी फाउंडेशन में नहीं थी, इसलिए और हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पहले सूत्र शिक्षित बनो का कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ही था। तो हमें ये लगा कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी जब ये 13 राज्यों की सरकारों ने पार्लियामेंट में इसके लिए जॉइंटली प्रपोज किया, पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ, राज्यसभा में आज तक पेंडिंग है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी जब हटाई, मेरे ख्याल हटा दी गई है, अभी चल रही है, लेकिन ये हटा दी जाएगी जब भी हटाई जाएगी। लेकिन बच्चे अभी भी पास हो रहे हैं, और लेकिन वो कमज़ोर हैं, 9वीं में फेल होते हैं। हमारा बच्चा 9वीं में फेल होने के बाद वो फिर मजदूर बन जाता है। तो हमने इसको ध्यान दिया। विचारधारा की जहाँ तक बात है, हमारा बच्चा 12वीं तक पढ़ता है या कॉलेज तक जो निकल जाते हैं मतलब इस बैरियर को पार कर जाते हैं, जो पढ़ भी जाते हैं, 12वीं करते हैं, कॉलेज करते हैं, वो एक अलग तरह की विचारधारा लेके आ जाते हैं। जो बच्चे सिखों की स्कूल में पढ़ते हैं वो कड़ा धारण करके निकलते हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ते हैं वो बाइबल की बातें करने लग जाते हैं। मतलब इस तरह की अलग विचारधारा हो जाती है। और जहाँ से वो शुरू हुए थे, जो उनकी रूट्स थी, तथागत बुद्ध थे, माता दीन भंगी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, या जितनी भी हमारे अपने महापुरुष थे, संत रविदास जी थे, संत कबीर जी थे, उन सब की जो कहानियाँ थी, जो इतिहास हमने पढ़े, तो जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़े, वो धीरे धीरे जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अपने इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश किया। आज बच्चों को सब एक लाइन मिलने को पड़ती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्टिंग की थी या बनाया, संविधान को लिखा था। इससे ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी NCERT में कहीं हमें दिखाई नहीं देती। तो एक ये इसके पीछे आइडिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन इसका बेसिक आनंद पथ फाउंडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक ये चल रहा है कि हम इसमें किसी से कोई चंदा नहीं ले रहे। हम लोग इसमें चंदा नहीं लेंगे, हम इसमें सेंट्रल कंट्रीब्यूशन लेंगे। जैसे नेशनल दस्तक है, अगर ये कुछ कंट्रीब्यूशन इसे देना चाहें तो हम इनसे कहेंगे, जैसे आप 4 लोग पत्रकार हैं, आप कहेंगे भाई साहब आपका ये काम बहुत अच्छा है, आप कुछ हमसे चंदा ले लो। तो हम कहेंगे कि आप चारों मिलके एक सेंटर चला दो, जगह हम किसी को हाथ पैर जोड़ के, जैसे इनके हाथ पैर जोड़ के हमने पंचायत धर्मशाला में जगह ली है, वैसे हम इनको कहेंगे, और आप 4 लोग 5 लोग मिलके चला लो, और आपके ही नाम लिखवा दिए जाएंगे उस पर। जैसे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है प्रेसिडेंट राजकुमार, उसकी जगह आपके नाम लिखवा दिए जाएंगे, आपके चैनल्स के नाम लिखवा दिए जाएंगे, ताकि आपका प्रचार हो सके और हमारे बच्चों को शिक्षा मिल सके। और इस काम के लिए मैं किसी भी गुप्ता जी, किसी भी शर्मा जी, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के भी हाथ पर जोड़ सकता हूँ, लेकिन चंदा किसी भी रूप में हम नहीं लेंगे, हम सेंट्रल कंट्रीब्यूशन लेंगे। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आनंद पथ फाउंडेशन। थैंक यू, जय भीम। ये जो संस्था अभी आपने खोली है आनंद पथ फाउंडेशन, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, जैसा अभी राजकुमार आनंद जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं फाउंडेशन के, उन्होंने आप सभी लोगों को बताया कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी पिछली सरकारों की रही, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो, उसके ऊपर हमने अपना उद्देश्यों को केंद्रित करते हुए इस चीज़ की स्थापना करी, डॉक्टर अम्बेडकर पाठशाला की। परंतु इसके साथ साथ हम अपने महापुरुषों के बारे में भी, अगर हम 7 दिन हफ्ते की बात करें तो 6 दिन हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स
छठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, परंतु एक दिन उसमें हम ऐसा रखेंगे जहाँ पर हम अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे, जहाँ पर हम उन लोगों को ए से अम्बेडकर के बारे में बताएंगे, जहाँ पर हम उन लोगों को बी से बुद्ध के बारे में बताएंगे, जहाँ पर हम उनको के से कबीर बताएंगे, आर से रविदास बताएंगे, पी से महात्मा फूले बताएंगे। तो इस तरीके की बातें हम उनको बताएंगे। समाज के जो हमारे पूर्व में हमारे जितने भी समाज के संत रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके जो द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उन चीज़ों के बारे में, जिससे कि वो लोग अपने समाज को जाने कि हमारा समाज क्या है, हमारे समाज के साथ क्या क्या जी। अभी तक आपकी 6 पाठशालाएं खोल दी गई हैं, उनमें अभी तक कितने बच्चों की कैपेसिटी है, कितने बच्चे आ रहे हैं? मतलब प्रत्येक, जैसे आपने स्टार्टिंग की थी, अब कितने बच्चों का आना स्टार्ट हो गया है? देखिए, अभी पूर्व में हमने जो पाठशालाएं खोली, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पटपड़गंज, तुगलकाबाद, सुल्तानपुरी, शाहबाद डेरी और राजपुरा में हमने पाठशाला खोली। तो पाठशालाओं में बच्चे जो हैं लगभग 30 से 40 बच्चे हर क्लास के जो है वहाँ पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, क्योंकि देखिए वर्ड ऑफ माउथ होता है ये। और फिर अभी जो सत्र है वो हम बीच में, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमने 15 सितंबर 2018 को इस आनंदपत फाउंडेशन की स्थापना करी, और अभी संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ही हमने पाठशाला जो है खोली है। और ये छठी पाठशाला जो है हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को 63वीं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोगों ने बोला है। तो आने वाले टाइमों में हम और भी पाठशाला खोलेंगे। हम उस प्रकार पाठशालाओं को खोल रहे हैं जिस प्रकार से कि हमारे महापुरुषों द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं, या उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं या डेट्स हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो खराब है, तो उन डेटों पे हम ध्यान रखें, उनके आगे पीछे हम लोग पाठशालाओं का हम लोग आरंभ कर रहे हैं। कई साहब, जिस तरीके से अभी पाठशालाएं 6 है और 7, 8 क्लास, इसमें क्वालिफाइड टीचरों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सरकारी जब सिलेक्शन होता है कि इसमें टीजीटी है, पीजीटी है, तो आपके यहाँ किस तरीके के टीचर अवेलेबल है? मैं देखिए इसका आंसर मैं समझता हूँ, मेरे साथ हमारे आनंदपत फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री शीशपाल जी बैठे हैं, जो कि स्वयं से वाइस प्रिंसिपल है रामजस स्कूल में। तो मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ का आपको आंसर दें। और जैसे आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, इसमें हमारा ये प्रयास ही नहीं है, बल्कि हमारी एक नीति है। जिस तरह से अध्यक्ष जी ने आपको बहुत स्पष्ट ये बात बताई है कि जो गैप कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा रह गया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर वो स्टेट की सरकार हो, जो गैप रहा है उस गैप को भरने के प्रयास के तहत ये आनंदपत फाउंडेशन काम कर रही है। और वो गैप यही है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू तो हो गई, परंतु उसके लिए जो ग्राउंड रियलिटी है वो जानने की कोशिश नहीं हुई। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी वो आज तक भी पूरा नहीं हुआ। और इस सब बात को ध्यान में रखकर आनंदपत फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको हम इंटरव्यू करके यहाँ पर हम अपनी जो पाठशाला है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर हम उनको काम करने का मौका देंगे। इससे दोनों ही फायदे हो जाएंगे। जो हमारे यूथ्स हैं जो किन्हीं कारणों से अनएम्प्लॉय रह चुके हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का एक प्रयास रहेगा, एक सीमित साधन के तहत भी रहेगा। और दूसरा, बहुत ईमानदाराना तरीके से बच्चों को जिस प्रकार से विशेषकर सरकारी स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत जिस तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को लर्निंग होनी चाहिए, आज वो लर्निंग किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही है, उस लर्निंग को हम चाहते हैं बच्चों को हो, और इसीलिए हमने जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स को रखने का प्रयास किया। सर, देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही हैं, आप लोगों ने शिक्षा को ही क्यों चुना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का फिर मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 महत्वपूर्ण बात रखी है। इसका बहुत बड़ी जवाब ये शुरुआती बातें। इसके अलावा भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संघर्ष की बातचीत कही। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया अंतिम समय में कि बाबा साहब आप
क्या अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं? तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। ये बहुत बड़ा, इस पर बहुत सारा व्याख्यान, बहुत सारे कहना चाहिए दिए जा सकते हैं। और शिक्षा को इसलिए चुना चूंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, आप कह सकते हैं एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो हम इससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पहला ही जो कदम था उस पर कहीं ना कहीं वार हुआ है, शिक्षा पर ही वार हुआ है, जहाँ से बाबा साहब ने हमारे लोगों को जागृत करने की कोशिश की थी, बताया था यहाँ से आप जागृत होंगे, उस पर ही पहला वार हुआ है। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत हमारे बच्चों को, खासकर भारतीय गरीब बच्चों को शिक्षा से किन्हीं कारणों से किसी न किसी रूप में वंचित करने का कार्य किया है। और इसीलिए आनंद पथ फाउंडेशन ने माननीय राजकुमार जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि भाई इस पहले सूत्र को ही हमें मजबूत करना होगा, तभी हम अपने भारतीय बच्चों को, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बीना आनंद जी से मेरा एक सवाल है कि आप पूर्व विधायक भी रहे और आप इस पूरी विधानसभा में जानते भी हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर पाठशाला की जरूरत है, तो आपका क्या रोल रहेगा इसमें? मेरा तो यही रोल रहेगा कि आगे जहाँ हम लोगों के जहाँ बस्तियाँ हैं और जहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं वहाँ हम पाठशाला खोलें। और जहाँ ये नहीं है कि हमारे ही समाज के लोग हों, उसमें कोई भी समाज आ सकता है। जो गरीब है वो अंबेडकर को जाने, उसके संविधान को पढ़े कि अंबेडकर क्या थे, और आगे उसको मतलब पूरे हिंदुस्तान में सब जगह हमारी पाठशालाएं खुलें। और जब हमारी पाठशालाएं खुलेंगी तो उसमें हमारे समाज के जो बड़े समाज सुधारक रहे हैं उन सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा और उनके विचारों के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, और बाबा साहब के संविधान को फैलाया जाएगा, जो कि अभी तक पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा दबा के रखा था बाबा साहेब के संविधान को, ताकि लोगों को पता न चल सके। सिर्फ एक दलित नेता के रूप में बाबा साहेब को रख दिया गया था, और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। मैम, एक सवाल मेरा कि जैसे कि शिक्षा की जब बात की जाती है तो इसमें बराबरी के एक सवाल बहुत बार बार खड़ा होता है कि एक तो हमारे समाज में जो पढ़े लोग, एक तो स्तर बहुत कम है पढ़ाई का, उसके बाद लड़कियों की जो शिक्षा है ये बहुत बड़ा सवाल है। लड़कियां हमारी बहुत पीछे हैं। तो इस जो आपने शुरुआत किया है, जो मिशन जो शुरू किया है, इसके अंदर महिला लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या विशेष सुविधा रहेगी? हाँ, क्या रणनीति है आगे, किस तरीके से लड़कियों को इस मिशन से जोड़ा जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षा ही हमने क्यों चुना। अगर शिक्षित होगा समाज तो आज चाहे व्यापार हो, राजनीति हो, जैसा कि हमारे पूर्वज बाबा साहेब भी कहते रहे, माननीय काशीराम जी भी कहते रहे कि सत्ता की कुंजी, चाहे वो सत्ता की कुंजी हो, जब तक शिक्षा हमारे आखिरी आदमी तक नहीं मिलेगी, यानी कि इंटीरियर तक नहीं जाएगी, तब तक न व्यापार संभव है, न कोई सामाजिक क्रांति संभव है, न ही और बहुत सारी जो, जैसा कि अभी मंत्री जी कह रहे थे, न हमारे पास कोई माइनिंग है, न हमारे पास कोई, ये 11% लोग ही सब कुछ हथियाए हुए हैं। तो वो सब आने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि बालिकाओं का या बच्चियों को तो प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बच्ची एक इकाई नहीं होती, वो एक फैमिली की रूट होती है। एक बच्चा पढ़ाने का मतलब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, और एक लड़की पढ़ाने का मतलब आप एक परिवार को पढ़ा रहे हो। मेरा ये मानना है, और इस संस्था के सभी लोगों का ये मानना है। आनंद जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ राजनीति हो रही है? इसमें राजनीति अगर हो भी रही है तो हम होने नहीं देंगे सर।
जिस तरीके से आपने बताया कि हम सभी गरीबों के बच्चों को यहाँ रखेंगे, एक तरफ हम बात करते हैं बाबा साहब के संविधान की बात, एक तरफ बात करते हैं अपने लोगों की बात, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब सभी को हम इसमें रखेंगे। गरीब का नहीं कहा हमने, अति गरीब का कहा बस। तो और अति गरीब और गरीब में क्या फर्क करेंगे? चलो यहाँ आते हैं। अति गरीब और गरीब में वैसा ही फर्क है जैसे हमारे साथ उस टाइम किया गया, जैसा कि हमारे पैटर्न अभी कह रहे थे कि हमें चौथी वाली श्रेणी में डाल दिया गया कि आप सिर्फ हमारी टूटी फूटी जो बची खुची रोटी है वो ही खाएंगे और आपको 16 घंटे काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि एक सर्वे जो हुआ आज से 6 महीने पहले, उसके हिसाब से नहीं सर, आप क्वेश्चन में भटक गए। आप गरीब और अति गरीब का कैसे आप निर्णय करेंगे? उसकी इनकम के हिसाब से कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई कार्ड होगा, बीपीएल कार्ड या किस तरीके से? बीपीएल कार्ड भी नहीं, अति गरीब का मतलब है एक बिल्कुल रिक्शा चलाने वाला या बिल्कुल ही मतलब गया गुजरा। इसका मतलब बीपीएल कार्ड होल्डर गरीब हो जाएं ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएल कार्ड का हमारे घर में विधायिका नहीं है, उनको पता है बीपीएल कार्ड कैसे बनते हैं। ऐसा कोई बीपीएल कार्ड का सिस्टम नहीं है, इसमें कोई सरकारी सिस्टम नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति हो रही है। इसमें तो जैसे हमारे सेंटर है, आज ये बस्ती का सेंटर है, हमारे प्रधान जी हैं जाटा पंचायती के, इनको पता है कि यहाँ किसको ज़रूरत है शिक्षा की। मैं नहीं तय करूँगा, कोई हम डिक्टेट नहीं करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे। उनको पता है कि समाज के किस बच्चे को ज़रूरत है, समाज का है या कोई अति गरीब कौन है। तो जो यहाँ का सेंटर इंचार्ज है वो एक किसी को ला सकता है इस तरह से, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलेगी वो अम्बेडकरवादियों को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर एक आध बच्चा कोई बाहर से आता है अति गरीब तो उसको मना नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, जय भीम।